प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास की NCERT की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हिटलर ने किस तरह से जर्मनी में यहूदियों, जिप्सियों और अश्वेत लोगों की नागरिकता को छीनकर उन्हें अवांछित नस्ल मानते हुए उन पर अत्याचार किए और उनका नरसंहार किया। अपनी इस रणनीति को सफल बनाने और एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना करने के लिए हिटलर ने बचपन से ही बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना आरंभ कर दिया। इसके लिए उसने सर्वप्रथम स्कूलों में शुद्धिकरण की मुहिम चलाई। इस मुहिम के द्वारा यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथ ही यहूदी और जर्मन बच्चों को कक्षा में अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की। नाज़ी विचारधारा के प्रशिक्षण के लिए उसने एक अलग व्यवस्था की, जिसमें अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसके अंतर्गत स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। साथ ही नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। बचपन से ही बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, साथ ही यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के माध्यम से भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की गई। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी और ताकतवर बना सकता है। 10 साल की उम्र के जर्मन बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। युंग फोक 14 वर्ष की उम्र के कम बच्चों का एक नाज़ी युवा संगठन हुआ करता था। 14 साल की उम्र तक आते आते सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन, जिसका नाम हिटलर यूथ संगठन था, की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता तथा हिंसा, साथ ही लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों तथा अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। इस प्रशिक्षण के पश्चात लगभग 18 साल की उम्र में बच्चों को लेबर सर्विस अर्थात श्रम सेवा में शामिल किया जाता था। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। आगे चलकर इसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया था और 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हो चुके थे। इसके साथ ही नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह सिखाया जाता था कि महिलाएं बुनियादी तौर पर पुरुषों से भिन्न होती हैं और स्त्री और पुरुषों के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है और यह संघर्ष समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं को ही सौंपा गया था। हिटलर का मानना था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो महिलाएं नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था, जबकि निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य महिलाओं की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कठोर दंड दिया जाता था।
नात्सी शासन ने अपने लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वे न केवल भ्रामक थे बल्कि ऐसे शब्द थे जिनका वास्तविक अर्थ नहीं समझा जा सकता था। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को उन्होंने विशेष व्यवहार और अंतिम समाधान कहा। अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। विकलांगों के लिए उन्होंने यूथनेसिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इसी तरह इवैक्यूएशन अर्थात खाली कराना का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। इन भ्रामक शब्दों के चयन से आसपास के देश भी यह आसानी से पता नहीं लगा सके कि जर्मनी में वास्तविक रूप से क्या घटित हो रहा है। हिटलर द्वारा बनाए गए गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे, जबकि इन गैस चैम्बरों में वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। नात्सियों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का सहारा लिया और लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी सारी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं। अपने प्रचार के माध्यम से नात्सियों ने यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया। इस तरह नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। जनता को यह विश्वास हो गया था कि नात्सीवाद ही देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकता है और यही व्यवस्था हम सबका कल्याण कर सकती है। हम इस अध्याय की याद रखने योग्य बातों पर एक नज़र डालेंगे। तो आइए हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 18 तक के लड़ा गया था और इस युद्ध में दो गुटों ने प्रमुख रूप से भाग लिया था, जिसमें पहला गुट मित्र शक्तियों का था और दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियों का था। मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की प्रमुख देश थे। प्रथम विश्व युद्ध का अंत नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। युद्ध के अंत में जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी पर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तों को थोपा। इस संधि के द्वारा युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना जर्मनी पर लगाया गया। साथ ही युद्ध में हुई क्षति के लिए केवल जर्मनी को ही जिम्मेदार माना गया और साथ ही जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया गया ताकि जर्मनी की सैनिक शक्ति को कुचला जा सके। इसके अतिरिक्त जर्मनी के सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों ने आपस में बंटवारा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वहां के सम्राट के पदत्याग के बाद वहां पर एक नया गणराज्य जिसे कि वाइमर कहा जाता था उसका उदय हुआ। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी के वाइमर गणराज्य को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए हम उन समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं। वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। वर्साई की संधि के द्वारा थोपे गए हर जाने की अदायगी के कारण वाइमर गणराज्य को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। वाइमर गणराज्य का नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। जर्मनी को अति मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं या मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाता है। इन समस्याओं का समाधान करने में नवनिर्मित वाइमर गणराज्य सफल नहीं हो सका। इसकी वजह से लोगों का वाइमर गणराज्य से विश्वास उठ गया और वे एक मौके का इंतज़ार करने लगे
जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिलाता। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में जनता की प्रतिनिधि संस्था को संसद कहा जाता है, उसी तरह से जर्मनी में संसद को राइक्सटाग के नाम से जाना जाता है। 1932 में हिटलर की पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता था। सत्ता संभालते ही हिटलर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उसने 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करना जैसे नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी थी और इससे अमेरिका का शेयर बाजार, जिसे कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है, धराशायी हो गया। 3 मार्च 1933 को हिटलर ने एक प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही नाज़ी पार्टी के अलावा उसने सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। आइए अब हम संक्षिप्त में जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हिटलर के उदय का पहला कारण वर्साई की संधि की शर्तें हैं। जैसा कि हमने देखा कि 1919 की वर्साई की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर थोप दी और जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें लागू कर दी। इस संधि ने न केवल जर्मनी की आर्थिक राजनीतिक स्थिति प्रभावित करी, बल्कि जर्मनी के गौरव और सम्मान को नष्ट कर दिया। वहाँ की जनता अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक ऐसे नेतृत्व को तलाश कर रही थी जो कि जर्मनी का खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा पुनः दिला सके। अगला कारण है आर्थिक मंदी। इसी बीच 1929 से लेकर 1933 तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी व्याप्त हो गई। जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका की सरकार ने कुछ सहायता प्रदान करी, लेकिन आर्थिक संकट की स्थिति में अमेरिका का शेयर बाजार भी धराशायी हो गया, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई और वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जर्मनी का उत्पादन ठप हो गया, महंगाई बढ़ गई, अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ने लगी। हिटलर के उदय का अगला कारण बेरोजगारी है। आर्थिक मंदी के कारण बढ़ने वाली बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ा। जर्मनी के युवाओं की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और इस बेरोजगारी ने कहीं ना कहीं हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, क्योंकि जर्मनी में सर्वहाराकरण का भय उत्पन्न हो गया। सर्वहाराकरण का अर्थ यह होता है कि समाज के मध्यम वर्ग का गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है। अर्थात जर्मनी के लोगों को यह भय उत्पन्न हो गया था कि उनका सर्वहाराकरण हो जाएगा। हिटलर के उदय का अगला कारण है नाज़ी प्रोपेगेंडा। इसी बीच जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नामक एक नई पार्टी का उदय हुआ, जिसे कि नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। हिटलर ने इस पार्टी की सदस्यता ले ली और आगे चलकर हिटलर इस पार्टी का सर्वेसर्वा बन गया। इस पार्टी ने झूठा प्रचार करके लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई। इस पार्टी के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया गया। जर्मनी में उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग के लोग लाचारी और भूखमरी से प्रभावित हो रहे थे। तथा वे सभी नाज़ी प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए और नाज़ी पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। जर्मनी में हिटलर के उदय का अगला कारण है आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट। जर्मनी में नाज़ी पार्टी के अतिरिक्त जो रेडिकल और समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनकी आपसी फूट ने भी हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ ही हिटलर के उदय का अगला कारण है वाइमर गणराज्य की या वाइमर रिपब्लिक की कमजोरी। इन सभी परिस्थितियों में वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा
और देश में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इस प्रकार वाइमर गणराज्य के संवैधानिक प्रावधान और आर्थिक संकट जर्मनी में तानाशाही की संभावनाओं को जन्म दे रहे थे। अंततः इन परिस्थितियों ने जर्मनी में हिटलर को सत्ता पाने में सहयोग प्रदान किया। हिटलर के उदय के कारणों को जानने के पश्चात अब हम नाजियों का विश्व दृष्टिकोण समझने का प्रयास करते हैं। नाजी विचारधारा को मानने वाले लोग नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यों को श्रेष्ठ नस्ल का समझते थे, जबकि यहूदियों को सबसे निकृष्ट या निम्न पायदान पर मानते थे। हिटलर की विचारधारा लेबेन्सट्राउम या जीवन परिधि की अवधारणा से संबंधित थी। इसके अंतर्गत वह मानता था कि जर्मन सीमाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव किया जाए ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके तथा अपने लोगों को वहां पर बसाया जा सके, और इसकी पहली प्रयोगशाला पोलैंड बना। साथ ही नाज़ी लोग यूटोपिया अर्थात नस्ली कल्पना लोक में विश्वास रखते थे। इन लोगों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक इलाके में लाकर रखा जाने लगा। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे। यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। नाजियों का ऐसा मानना था कि नेतृत्व करने का अधिकार शुद्ध जर्मन लोगों को है और हिटलर में सक्षम नेतृत्व की सभी संभावनाएं विद्यमान थीं। अपनी विचारधारा को सुदृढ़ बनाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए नाज़ियों ने बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से ओतप्रोत करना आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करना अनिवार्य कर दिया। साथ ही हिटलर यूथ की सदस्यता लेने और साथ ही लेबर सर्विस में शामिल होना अनिवार्य कर दिया। 18 साल की उम्र के पश्चात उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी न किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस तरह नाज़ीवाद का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया। अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए नाज़ी जर्मनी में युवाओं पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। साथ ही स्कूली पाठ्यपुस्तक को फिर से लिखा गया, जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया। जर्मनी में नाज़ी सोच का प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ा। लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा जाता था। 1933 में हिटलर ने यद्यपि कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, माताओं में भी भेदभाव किया जाता था। वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के तमगे दिए जाते थे, जबकि अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा करके मुख पर कालिक पोत कर पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। नाज़ी शासन प्रचार की कला में माहिर थे। उन्होंने नाज़ी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग करा और ये शब्द न केवल भ्रामक थे बल्कि आसानी से किसी को समझ में भी नहीं आ सकते थे। जैसे यहूदियों के संदर्भ में उन्होंने अंतिम समाधान शब्द का प्रयोग किया। विकलांगों को मुक्ति देने या उनके साथ विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किया। लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाने के लिए इवैक्यूएशन शब्द का चयन किया। अपने नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहारों का इस्तेमाल किया। पोस्टरों में उन्होंने यहूदियों को शैतान के रूप में प्रस्तुत किया
और उनसे नाज़ी ही बचा सकते हैं, ऐसी छवि पेश की। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच में एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए और इसी कारण इन तीनों देशों को धुरी शक्ति कहा जाता था। मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और फिर बाद में इस गुट में संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हो गया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया और अंततः जापान को घुटने टेकने पड़े। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जर्मनी और धुरी शक्तियों की पराजय के साथ हुआ। इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालने के पश्चात आइए अब हम एक अंक वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश धुरी शक्ति समूह का देश है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसमें से धुरी शक्ति वाला देश जर्मनी है, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका मित्र देश थे। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? विकल्प ए वर्साई की संधि, बी कस्तुनतुनिया की संधि, सी म्यूनिक समझौता और डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने विस्तार से समझा था कि 1919 की वर्साई की संधि की शर्तों के द्वारा जर्मनी पर बहुत ज़्यादा युद्ध हर्जाना लगा दिया गया था और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था और इसी अपमानजनक व्यवहार का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं हिटलर ने नेतृत्व संभाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्साई की संधि। प्रश्न तीसरा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प ए ऑस्ट्रिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी इटली। इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार थी? विकल्प ए वाइमर गणराज्य, बी ब्रूवो, सी राजशाही और डी स्टुअर्ट। तो इसका सही उत्तर है ए वाइमर गणराज्य, क्योंकि हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी का सम्राट गद्दी छोड़कर भाग गया था और वहां पर एक नई सरकार बनी थी जो कि वाइमर गणराज्य के नाम से जानी गई। अगला प्रश्न, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? विकल्प ए 1929, बी 1920, सी 1919 और डी 1905। इसका सही उत्तर विकल्प ए 1929 है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की संसद को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, जर्मनी की संसद को राइक्सटैग कहा जाता है। प्रश्न अगला है 7वां, द्वितीय विश्व युद्ध में रिक्त स्थान ने जापान पर परमाणु बम गिराए। इसका सही उत्तर आएगा अमेरिका। 8वां प्रश्न है, हिटलर की गुप्तचर पुलिस का नाम रिक्त स्थान था। आप सभी को याद होगा कि हिटलर ने पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रकार के विशेष दस्ते या टीम गठित की थी। इसमें गेस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, अतः यहाँ पर गेस्तापो सही उत्तर है। 9वां प्रश्न, रिक्त स्थान में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। तो इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर रिक्त स्थान तक चला। जैसा कि हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो यहाँ पर 1945 लिखा जाएगा। 11वां प्रश्न है, युंगफोक क्या था? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन युंगफोक कहलाता था। अगला प्रश्न है, सर्वहाराकरण किसे कहते हैं? आप लोगों को ध्यान होगा कि आर्थिक मंदी के दौरान हमने देखा था कि जर्मनी के मध्य वर्ग के जो लोग थे वे बहुत अधिक गरीब हो गए थे और उन्हें सर्वहाराकरण का भय था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समाज के मध्यम वर्ग का गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना सर्वहाराकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्र के किसी एक देश का नाम लिखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि
अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस मित्र शक्तियाँ थीं या मित्र राष्ट्र थे। तो यहाँ पर हमें किसी एक देश का नाम लिखना है। आप अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस में से किसी भी एक देश का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रिटेन का नाम लिखा है। अगला प्रश्न, नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है? वाइमर गणराज्य के जो पक्षधर लोग थे उन्हें नवंबर के अपराधी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, जर्मन समाजवादी, कैथोलिक एवं डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, इन्हें नवंबर का अपराधी कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? इसका उत्तर आएगा राइनलैंड। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हमने आज की कक्षा में इस पूरे अध्याय को समेटने का प्रयास किया है। साथ ही 1 अंक वाले प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा कर ली है। अगली कक्षा में हम इस अध्याय के 3 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे और इसके साथ ही हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। फिलहाल आपके लिए गृह कार्य हेतु अभ्यास प्रश्न बताए जा रहे हैं, जिन्हें आपको हल करके अपनी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास हेतु पहला प्रश्न है, नात्सी समाज में महिलाओं की स्थिति को समझाइए। दूसरा प्रश्न, नात्सीवाद के दौरान स्कूलों में क्या परिवर्तन किए गए? तीसरा प्रश्न, नात्सीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ? चौथा प्रश्न, जर्मनी में युवाओं और बच्चों में राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाता था, बताइए।